हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैंने बिस्तर पर लेटकर अपने शौहर के सामने हाथ लहराकर देखा। वो गहरी नींद सो गए थे और मुझे इसी मौके का इंतजार था। मैं दबे पांव बेड से उतरी, कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। मेरा रुख अपने जेठ के कमरे की तरफ था। मुझे पूरा यकीन था कि उसकी बीवी अब तक सो चुकी होगी। मैंने दरवाजे के सामने ठहरकर हर रोज वाली मखसूस आवाज निकाली और पिछले सहन की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद किसी ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर बिना उसकी तरफ देखे उसे गले से लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था आने वाला कौन है। उसने मुस्कुरा के मेरे सर पर बोसा लिया और मेरा हाथ पकड़कर चलने लगा और कहने लगा, चलो आज कुछ अलग करेंगे। वो मुझे घर की बैठक में ले गया था जो पिछले सहन की तरफ बनाई गई थी। मेरे ससुराल वालों के कायदे कवानीन बड़े सख्त थे। गैर मर्द का घर में दाखिल होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कभी कभी मुझे इस बात पर बेहद हैरत होती थी कि जो लोग बाहर के लोगों के मामले में इतने सख्त हैं, उनके घर में ये सब कुछ हो रहा है और किसी को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है, या सभी आंखें बंद करके पड़े हुए हैं। अभी तक किसी को भी इस मामले के बारे में कुछ खबर नहीं हो सकी थी। उसने मुझे बेड पर गिरा दिया और मेरे ऊपर हावी होने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा जेठ था, जिसके साथ मैं हर रोज ही अपनी रात रंगीन किया करती थी, और उसके पीछे खास वजह थी। उसने मेरे कपड़ों को मुझसे अलग कर दिया और मेरे जिस्म के हर हिस्से को छूने लगा। मैं कैफो सरूर की एक अलग ही दुनिया में पहुंच रही थी और मुकम्मल तौर पर उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। अपने जेठ के साथ ये सब करते और हर काम में इसका मुकम्मल तौर पर साथ देते हुए मुझे अजीब ही किस्म की लज्जत महसूस होती थी, जिसमें मैं डूब जाती थी और बाहर की दुनिया को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया करती थी। मैं ये बात भी भूल जाती थी कि मैं इस वक्त एक गुनाह कर रही हूँ। अब तो मैं अपने जेठ के साथ वक्त गुजारने की इस कदर आदी हो चुकी थी कि एक रात भी मैं इसके पास नहीं जाती थी तो मुझे सुकून नहीं मिलता था। अपने शौहर की कुर्बत में मुझे सुकून वो नहीं मिलता था जो अपने जेठ के साथ मिला करता था। मैं हर वक्त शौहर चुनने के अपने इस फैसले पर बुरी तरह से पछताती थी। मुझे आज भी वो दिन याद था जब अम्मा ने मेरे सामने दो मर्दों की तस्वीरें रखी थी और बताया था कि ये दोनों भाई हैं, इनमें से एक को अपने लिए शौहर के तौर पर चुन लो। इन दोनों का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, और रिश्ते वाली ने कहा है कि एक को तुम दामाद के तौर पर चुन लो तो मैं दूसरे के लिए कोई और लड़की ढूंढ लूं। एक आदमी की तस्वीर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो बहुत ज्यादा जवान नजर आ रहा था, जबकि दूसरे का रंग निस्बतन सांवला था और उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा लग रही थी। अम्मा ने बताया था कि जो सांवले वाला आदमी है इसके पास पैसा ज्यादा है। अम्मा ने मुझे यही मशवरा दिया था कि मैं सांवले शख्स से शादी कर लूं। भले ही उसके पास हुस्न नहीं है मगर पैसा बहुत ज्यादा है, तुम ऐश करोगी। मगर मैं हमेशा से हुस्न परस्त थी और इस बार भी मैंने हुस्न को ही चुना था। अम्मा बार बार मुझसे कहती रही थी कि तुम दूसरे शख्स को चुन लो, मगर मेरा फैसला नहीं बदला था। मैं खुद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और चाहती थी कि मेरा शौहर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जो मेरे साथ चलते हुए अच्छा भी लगे, जिसे किसी से मिलवाने में मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो, जिसमें मेरा हम पल्ला हो हुस्न में। इस वक्त मेरी सोच बहुत ऊंची थी। मैं अपने आप को कोई बहुत ही तोप चीज समझती थी। कुछ मेरी दोस्तों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, जो मुझे शहजादा गुलफाम और प्रिंस चार्मिंग के ख्वाब दिखाया करती थी। मैंने एक जज्बाती फैसला किया था और शादी के बाद अपने इस फैसले पर बुरी तरह से पछताई थी। मेरी शादी हो गई, ब्याह कर मैं भी अपने ससुराल आ गई। अम्मा मेरे शौहर के मुकाबले में नाखुश थी, मगर उन्होंने फैसला मेरी पसंद पर छोड़ दिया था और कहना था उनका कि जिंदगी मैंने गुजारनी है, इसलिए मैं बेहतर तौर पर यह फैसला कर सकती हूँ। शादी के अगले दिन मैंने देखा कि एक तरफ मेरे जेठ का पोर्शन था जो बहुत खूबसूरत और जदीद किस्म का बना हुआ था, जबकि मेरा पोर्शन इंतहाई मामूली किस्म का था, जो कि कुछ खास पसंद नहीं आया था मुझे। मेरा फर्नीचर भी बहुत आला किस्म का था, मगर कमरा ऐसा नहीं था कि मेरा फर्नीचर रखने के काबिल होता। मुझे ये सब देखकर दुख हुआ था, मगर फिर अपने शौहर की खूबसूरती के बारे में सोचते हुए मैं मुतमईन हो गई थी। मेरी और मेरे जेठ के घर की दीवारें एक अलग ही थी, लेकिन हम दोनों के पोर्शन आमने सामने बने हुए थे, जिनमें से एक दूसरे के पोर्शन का मंजर साफ नजर आता था। मेरे शौहर ने अपना पोर्शन खुद बनवाया था, जबकि मेरे जेठ ने भी अपना पोर्शन खुद ही तामीर किया था। दोनों ने अपने अपने घर की तामीर अपनी हैसियत के मुताबिक ही की थी, लेकिन ये बात अब मुझसे हजम नहीं हो रही थी। मेरी जेठानी भी मेरे जेठ की तरह मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी। मुझे उसको देखकर अपने हुस्न पर मजीद गरूर होता था। मेरा शौहर भी खूबसूरत था और मैं खुद भी, जबकि मेरा जेठ भी मामूली शक्ल सूरत का मालिक था और उसकी बीवी भी ऐसी ही थी।
मैं एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी थी, मगर अपनी ही खूबसूरती के बारे में सोच सोच कर खुद को तसल्लियां देती रहती थी। फिर भी मेरा दिल था कि अनदेखी आग में जलता रहता था। मेरा जेठ मेरी जेठानी के लिए बेहद तोहफे तोहफ़े ज़ेवरात लेकर आता था। मेरा शौहर भी मुझसे बहुत प्यार करता था और वो भी मुझे खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। अगर मेरे जेठ का घर सामने ना होता तो यकीनन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होती। मगर इनकी शाह-खर्चियाँ देख-देख कर मैं एहसास कमतरी का शिकार होती गई और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये एहसास कमतरी हसद में बदलने लगा। अब मेरा दिल करता था कि मेरा जेठ-जेठानी के लिए जो भी तोहफ़े लेकर आता है, वो सब मुझे दिया करे। मेरी जेठानी के चेहरे पर एक अलग किस्म की खुशी होती थी, जो मेरे इस कदर खूबसूरत चेहरे पर भी महसूस नहीं होती थी। शायद मैं हसद का शिकार थी, इसलिए मेरे चेहरे से कुदरती हुस्न चला गया था। मुझे अपनी जेठानी से हसद में मुब्तला हुए तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे जब मेरी जेठानी अपने मैके गई और इस तरह मुझे अपने जेठ को अपनी तरफ लाने का मौका मिल गया था। और मैं वो सब कर गई थी, इसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा शौहर अपने काम पर गया। मेरे जेठ की तबीयत कुछ नासाज हुई। वो अपने पोर्शन में लेटा हुआ था जब मैं उस एक गहरे का कमरे का खूबसूरत वाला सूट पहनकर उसके कमरे को अपने हुस्न को मजीद बढ़ाकर खूबसूरत सूट पहना, जेठ के लिए सूप बनाकर उसके पोर्शन में चली गई। मेरा जेठ कमीज उतारे अपने कमरे में लेटा हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरा जेठ जल्दी से सीधा होकर बैठा और मुझे ऐसे देखकर नजरें चुराने लगा। मैं जानबूझकर उसके सामने झुकी और सूप का प्याला रखने के बाद उनसे पूछने लगी, जब आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने नजरें चुराते हुए जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। मैंने उन्हें सूप पीने की ताकीद की और कुछ देर इनके साथ हंसकर बातें करने के बाद अपने पोर्शन में लौट कर आ गई। मैं जानती थी मेरा ये मंसूबा ज़रूर काम करेगा। अपने जेठ को अपनी खूबसूरती से नज़रें चुराते देखकर भी मुझे बहुत मज़ा आया था और मैं ये सब अब इसके साथ बार-बार करने वाली थी। मेरी जेठानी का हफ्ते भर से पहले लौटने का इरादा नहीं था। वो इस बारे में मुझे बता कर गई थी और साथ-साथ ये ताकीद भी कर गई थी कि मैं अपने जेठ का ख्याल रखूं। एक हफ्ते में मैं अपना काम अच्छे से कर सकती थी। मेरे पास ये सुनहरी मौका था। मैंने कभी भी अपने दिल की जलन को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था और अपनी जेठानी के साथ बहुत खुश इखलाकी से पेश आया करती थी। इसीलिए उस पर मुझ पर भरोसा था। शाम के वक्त मेरे शौहर को घर आने में अभी कुछ देर थी जब मैंने एक बार फिर से नाइटी पहनी और अपने कमरे से निकलकर जानबूझकर बरामदे में खड़ी हो गई और जोर जोर से अंगड़ाइयां लेने लगी। मैं जानती थी कि इस वक्त मेरा जेठ अपने कमरे के सहन में बैठा हुआ है और मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन मैंने इस तरह से जाहिर किया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं और फिर मैंने गोल गोल घूमना शुरू किया। मैं उसे बस अपना हुस्न दिखाना चाहती थी, इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं उसकी बीवी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ और उससे ज़्यादा खुश दे सकती हूँ उसे। और मैं जानती थी कि मैं अपने मंसूबे में कामयाब हो रही हूँ। फिर मैंने अपने कमरे की खिड़की से जाकर देखा तो मेरा जेठ अभी भी मेरे पोर्शन की तरफ ही टिकटिकी बांधे हुए देख रहा था। मैं अपना खेल खेलने में कामयाब हो रही थी और यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जानती थी बहुत जल्द मेरा काम हो जाएगा। मेरा जेठ ज़्यादा देर तक मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखता मबहूत होके रह जाता था। अगले दिन मैं फिर से खाना बनाकर ट्रे सजाई और अपने जेठ के पोर्शन में चली गई और इस बात का ख्याल रखा करती थी कि मेरा शौहर काम पर चला जाए, इसके बाद मैं अपने जेठ से खाना लेकर जाऊं। आज हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था, इसलिए मैंने साड़ी पहन रखी थी, लेकिन जानबूझकर अपने ब्लाउज से मेरे दूधिया हाथ और रंगत नुमाया हो रही थी। मेरा रंग इस कदर गोरा था, खुद को देखकर हैरान रह जाती थी और अपने इस मैं खो सी जाती थी। मेरे ज़हन पर अजीब-अजीब किस्म के ख़्याल आते थे कि मैं किसी भी मर्द को आराम से बहला-फुसला कर रिझा सकती हूँ। मैंने खाना लेकर जब अपने शौहर के कमरे में गई, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा जेठ मेरे इंतज़ार में बैठा हो। मेरी तरफ देखकर वो सीधा हो बैठा। उसकी बेबाक निगाहें मेरे जिस्म के आर-पार होती मुझे महसूस हो रही थी। मैं खुद भी उसे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, लेकिन अब जबकि वो मेरी तरफ माइल हो रहा था, तो न जाने क्यों अपनी तरफ तो मैं खुद भी उसे माइल करना ही चाहती थी, लेकिन अब जब वो मेरी तरफ माइल हो रहा था, तो न जाने क्यों मुझे अजीब किस्म की घबराहट हुई और मेरे हाथ कँपने लगे। मेरे हाथ लरजते देखकर मेरे जेठ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने जल्दी से खाना रखा और पलट कर जाने लगी तो मेरे जेठ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने मुकाबिल बिठा लिया। मेरी नज़रें झुक गई थी। वो मुझसे कहने लगा कि बैठ जाओ, मैं खाना खा लूँ तो बर्तन साथ लेती जाना। उसके बाद वो मुझसे छोटी मोटी बातें करने लगा और मेरी झिझक भी दूर होती चली गई। आज वो मुझे तुम कहकर मुखातिब कर रहा था, वरना वो हमेशा मुझे भाभी या आप कहकर बुलाया करता था। इसका तर्ज तखातुब बदल चुका था, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि उसके लिए मेरे जज्बात बदल चुके थे। खाना खाने के बाद मेरे जेठ ने बर्तन एक तरफ रखे
और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आता गया और मुझ पर हावी होता गया। मैंने थोड़ी बहुत मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने भी अपने साथ जेठ का हाथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि अपने जेठ को अपनी तरफ माइल कर लूं और अपनी जेठानी को कोने में लगा दूं। खुद अपने जेठ की दौलत पर ऐश करूं। अपने जेठ के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने के बाद मैंने बर्तन उठाए और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने के बाद अपने पोर्शन में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे जेठ ने मेरे जिस्मानी तौर पर मुझे बहुत सुकून दिया था। ऐसी लज़्ज़त मुझे कभी अपने शौहर के साथ भी महसूस नहीं हुई थी, जैसी इस वक्त मैं अपने जेठ के साथ महसूस करके आई थी। आज मैं खुद को फ़ातिह समझ रही थी, क्योंकि मैं जो कुछ हासिल करना चाहती थी, वो मैं हासिल कर चुकी थी। मैं अपने सपनों के महल की संगीन संगीन बुनियाद रख चुकी थी। इसका पहला पत्थर पड़ चुका था। मेरी खुशी आज दीदनी थी। मेरा जेठ भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ था। मेरी जेठानी के आने से पहले मैंने अपने जेठ के दिल में घर बना लिया था। मेरा जेठ पूरी तरह से मेरे काबू में था। मैं नहीं जानती थी कि ये सब मैं क्यों कर रही थी। शायद पैसे के लिए और अपनी जिनसी तस्कीन के लिए, या फिर हसद में जलकर। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन इसमें जो सोचा था मैंने वो पा लिया था। आज मैं बहुत मगरूर हो गई थी। मेरी खूबसूरती हमेशा ही मुझे कामयाब करती आई थी। घर में सबसे लाडली, स्कूल में उस्ताज़ा की पसंदीदा, और अब जेठ की भी अपनी मुट्ठी में उसे कर लिया था। लेकिन आगे आगे सब कुछ मैं भुला बैठी थी कि ज़ना हराम है। इसलिए ही अल्लाह ने निकाह जैसे साफ और शफाफ बंधन को बनाया है, ताकि इंसान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील आराम से कर सके। मैं इस दिन के बाद अब हर रोज़ ही अपने जेठ के साथ वक्त गुजारती थी। एक हफ्ते का इख्तिताम होते ही मेरी जेठानी अपने मैके से आ गई थी। इसको देखकर खासा बदमज़ा हुई थी मैं, लेकिन मजबूरी के तहत मरवतन उसे मुस्कुरा कर मिली थी। वो आते साथ ही मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी मैं कि मैंने इसके शौहर का बहुत ख्याल रखा। यानी मेरे जेठ ने मेरा जिक्र अपनी बीवी से भी किया था। ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। यानी मैं अपने जेठ के लिए अब धीरे धीरे बहुत अहम होना शुरू हो चुकी थी। जभी तो अब वो मेरा जिक्र अपनी बीवी तक लेकर गए थे। ये बात सोचते ही मेरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो और कुछ कहती, मैं खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए बोली, अरे जेठानी जी, आप तो गैरों वाली बात करती हैं। आपका शौहर हमारा भी कुछ लगता है। ऐसी बात थोड़ी है। मैं इनकी भाभी हूँ, और अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो भला कौन रखेगा। जब इनकी बीवी को इनका होश नहीं, तो इनकी भाभी भी तो इनका ख्याल रखना ही है ना। जबकि मेरे ये कहने की देर थी कि मेरी जेठानी का चेहरा तारीक हो गया था। वो अपनी खफत मिटाने के लिए बोली, ऐसी बात नहीं है नशाबा। इंसान अपने माँ बाप को तो भूल नहीं सकता ना। मैं जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ, तब से सिर्फ अपने माँ बाप के घर सुबह जाती हूँ और रात को आ जाती हूँ। इस बार मेरा दिल किया कि मैं रुकने के लिए चली जाऊँ। तुम्हारे जेठ को भी मुझसे कोई ऐसी शिकायत नहीं है जितना तुम बोल रही हो। जबकि मैं फौरन ही खुशामदी लहजे में कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गई। मेरा वो मतलब नहीं था। सही बात है, इंसान अपने मैके तो जाता ही है। मैं भी तो कितनी बार रुकने के लिए गई हूँ। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जबकि वो उठकर अपने पोर्शन में जा चुकी थी। मैं उसकी पुश्त को काफ़ी देर तक देखती रही, जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। लेकिन मुझे आज अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका आना था, एक आंख मुझे भाया नहीं था। मेरे जेठ ने कुछ ही दिनों में मुझे आसमान पर बिठा दिया था, और अब मैं जानती थी कि उसकी बीवी आ गई है तो अपनी बीवी को ही मगन करेगा। लेकिन ये मेरी भूल ही थी। उसकी बीवी आ जाने के बावजूद भी वो मुझे नहीं भूला था। रात के पहर जब मैं नज़र बचाकर अपने कमरे से निकली, तो वो बरामदे में ही बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। हाथ के इशारे से उन्होंने मुझे करीब बुलाया, तो मैं इनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने भी फौरन अपना हाथ फैलाकर मुझे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया और मेरी जान देखते हुए कहने लगे, नौशाबा मेरी जान, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये नहीं सोचना कि मेरी बीवी आ गई है तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम तो मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन औरत हो। तुम जैसी औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। तुम ही मेरी बीवी की हैसियत रखती हो, वो कल मोही नहीं। जबकि मेरे जेठ का अचानक ही मुझे इतना मान देना मुझे एक बार फिर आसमान पर ले गया था। जबकि धीरे धीरे मेरे जेठ बहकना शुरू हो चुके थे, लेकिन मैंने इन्हें फौरन ही एहसास दिलाया कि यहाँ पर ऐसी हरकतें ना करें। आपकी बीवी घर आ चुकी है और ये खुला बरामदा है। अचानक ही अगर कोई आ गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन मेरे जेठ बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी खूबसूरती में गुम होते चले गए, और देखते ही देखते वो और एक दूसरे के मैं खूबसूरती में गुम होते चले गए और जिस्म साथ जुड़ गए। लेकिन अचानक ही पीछे से तेज ताली की आवाज़ से हम दोनों ही करंट लगने के अंदाज में एक दूसरे से जुदा हुए। पीछे ही मेरी जेठानी खड़ी हुई तमस्खर से मुझे देख रही थी और ताली बजाकर कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। जेठ और भाभी का रिश्ता गोया ससुर और बहू का होता है, और आप दोनों ने तो इस रिश्ते की बेहुरमती ही कर दी। आप लोगों को शर्म नहीं आई ये करते हुए? मेरी जेठानी की आवाज़ तेज होती इससे पहले ही मेरे जेठ लपक कर
मेरी जेठानी के पास गए और उन्हें फौरन ही बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गए, जबकि मेरा जिस्म तो गोया ऐसा सुन्न हुआ था कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं फौरन ही खुद का हुलिया ठीक करके दुपट्टा अपने गिर्द लपेट के फौरन ही अपने कमरे में आ गई थी। मेरा जिस्म हौले-हौले काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। घर में आकर इस बारे में किसी को इल्म हो जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। और मैं जानती थी कि कोई भी औरत अपने शौहर को नहीं बाँटती और मुझे इसी बात का डर था। मैं इसी वजह से जेठानी को बोल रही थी कि यहाँ पर ये सब नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और आज लेने के देने पड़ चुके थे। वो रात मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थी। नींद एक पल को नहीं आती थी। एक बार मेरे शौहर ने उठकर मुझसे मेरी तबीयत के बारे में भी दरियाफ्त किया था कि तुम ठीक हो, इतनी रात के क्यों जाग रही हो? लेकिन मैं इन्हें क्या बताती कि मैं किस हालत से गुजर रही हूँ। सुबह होते ही मैं कमरे से बाहर निकली। हमारे पोर्शन अलग थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम खाना एक साथ ही खाते थे। नाश्ते की तैयारी के लिए मैं किचन में जा चुकी थी। मेरी जेठानी कमरे में मौजूद थी। मैंने एक नज़र जेठ और जेठानी के पोर्शन पर डाली और फौरन ही किचन के कामों में जुट गई। जल्दी जल्दी मैंने सबका नाश्ता तैयार किया और दस्तरखान लगा दिया। इतने में ही मेरे जेठ और जेठानी कमरे से बाहर आ गए। मेरे जेठ की जाल में एक क्रोफर था। वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए बिस्तरखान पर बैठ चुके थे, जबकि मेरी जेठानी के गाल पर वाज़ेह थप्पड़ के निशान महसूस हो रहे थे। यानी मेरे जेठ ने इन्हें मार पीट कर चुप करवाया दिया था। मेरे शौहर जब कमरे से बाहर आए तो वो एक पल को मेरा दिल सहम सा गया, कहीं मेरी जेठानी कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने कुछ नहीं कहा। मेरे शौहर और जेठ नाश्ता करके जा चुके थे, जबकि इस दौरान मैं, मेरी जेठानी, जेठ ने आंखों में मुस्कुराते हुए एक हेलो बोल दिया था दूसरे को। यानी मैं समझ चुकी थी कि रास्ता बिल्कुल साफ है। मैं अब जेठानी के होते हुए भी अपने जेठ के करीब जा सकती हूँ। इन दोनों के जाते ही मैंने एक मुस्कुराती हुई निगाह जेठानी को देखा और अपने कमरे में चली गई। मेरी इस मुस्कुराहट से जैसे मेरी जेठानी जल ही गई थी, जो मैं उस पर डालकर अपने कमरे में गई थी। सुलग ही रही थी। रात होते ही जब मैं अपने कमरे से निकलकर एक बार फिर अपने जेठ के पास जाने लगी, तो अचानक ही मेरी निगाह मेरी जेठानी के दरवाजे पर पड़ी। कमरे की लाइट जली हुई थी। मेरा दिल धक से रह गया था, यानी जेठानी जाग रही थी। लेकिन अचानक ही मेरे जेठ का रवैया मुझे याद आया, इसीलिए मैं बेफिक्र होकर बरामदे में आ चुकी थी। मुझसे पहले ही मेरे जेठ वहां पर बैठे हुए थे, शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से अपने करीब बुलाया और अपनी थाई पर बिठाकर मेरे बालों से खेलने लगे और मुझे सारी रुदात कल रात की बताने लगे कि कैसे उन्होंने जेठानी का मुंह बंद करवाया है। वो अब कभी भी हमारे रास्ते में नहीं आएगी और अगर आती है तो उसे तलाक देकर मैं इसे घर से निकाल दूंगा। जबकि मैं खुश होकर इनके गले में अपनी बाहों का हार डाल चुकी थी। मैं अभी इनके रुखसार को अपने लबों से मस करती, छूती, इससे पहले ही मुझे मेरे शौहर की धारती हुई आवाज़ मेरे चारों तरफ रोशन कर गई थी। मैं छूत की मांद अपने जेठ से दूर हुई। पीछे ही मेरे शौहर और उनके बराबर में मेरी जेठानी खड़ी हुई थी और वो मुझे अब इसी मुस्कुराहट से देख रही थी जिससे मैं सुबह से वजूद को देखकर अपने कमरे में अंदर गई थी। मेरे शौहर अचानक ही मेरे करीब आए और मुझे गुस्से के आलम में पीटना शुरू कर दी, जबकि मेरे जेठ की हालत भी ऐसी ही थी कि कांटों तो बदन में खून नहीं। उन्होंने उससे भरी निगाहों से अपनी बीवी को देखा, लेकिन उनकी बीवी की चाल में जरा बराबर भी लचक नहीं थी और देखते ही देखते मेरे शौहर ने मुझे धनक कर रख दिया था। मेरे जेठ ने मुझे एक पल के लिए भी नहीं बचाया था। मेरे शौहर मुझे मारपीट करके दूर हुए और फौरन ही अपने भाई को पकड़कर झंझोड़ने लगे, उनसे बाज पुरस करने लगे। वो पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया है, जबकि एक थप्पड़ भी मेरा शौहर अपने बड़े भाई को रसीद कर चुका था। मैं ये सब नज़ारा खौफ भरी निगाहों से देख रही थी, जबकि अचानक ही मेरे जेठ ने अपने छोटे भाई को 2-3 गालियां दी और अपने कमरे में चले गए, जबकि मेरी जेठानी वहीं पर खड़ी हुई थी। उसने एक बार फिर मेरे शौहर को उकसाया तो वो एक बार फिर मुझे मारने के लिए तुल गए और देखते ही देखते उन्होंने मुझे लहू लहान कर दिया। मेरा सर बरामदे की बिछी हुई चारपाई के कोने पर लगकर फट गया था, जबकि मैं खौफ से रोना भूल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। मेरा शौहर मुझे मार पीट कर अपने कमरे के अंदर जा चुका था, जबकि मेरी जेठानी मेरे करीब ही बैठ गई और मुझे देखकर हंसते हुए कहने लगी, जानती हो गुनाह का अंजाम यही होता है। एक रोज तुम्हें इन सब चीजों के लिए भुगतना ही था, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा ना, वो तुम्हारी रूह को झंझोड़ेगा। तुम्हारा जेठ मुझे तलाक देना चाहता था, लेकिन अब तुम देखना, तुम्हें तलाक होगी, तुम इस घर से दफा कर दी जाओगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा जेठ मुझे भी तलाक दे देगा, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मैंने तुम जैसी औरत को रंगे हाथों पकड़वा दिया है। वो ये बोलकर वहां से पलट गई थी। मैं उसका रंग साफ करता जाती का, मैं जानती हूँ तुम्हारा जेठ भी मुझे तलाक दे देगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं तो मुतमईन हूँ क्योंकि मैंने तुम जैसी नाहंजार औरत को रंगे हाथों पकड़वा दिया है। वो ये बोलकर वहां से पलट गई थी। मैं इसको दूर तक जाता देख रही थी, लेकिन मेरी जेठानी अपने कमरे की बजाय मेरे पोर्शन में गई थी। और एक बार फिर मेरा शौहर मेरे ऊपर डंडे की बरसात कर चुका था। मेरी जेठानी ने इस रात मेरे शौहर से मुझे 3 बार मार लगवाई थी, और वो मार इतनी ज्यादा थी कि जोरदार तार थी कि मेरा वजूद का एक एक अंग हिल गया था। और वो मार इतनी जोरदार थी कि मेरा वजूद सारा दुख रहा था। मैं इंसान के बलबूते पर ये सब कुछ कर रही। इसने एक पल में मुझे अपने आप पर छोड़कर वहां से भाग गया था। मेरा जिस्म ज़लज़लों की जद में आ गया था। सुबह होते ही मेरे शौहर ने पूरे खानदान के सामने मुझे बेइज्जत करके तलाक दे दी, जबकि मेरी जेठानी के शौहर ने मेरी जेठानी से कदमों में गिर कर माफ़ी मांगने पर वो मेरी जेठानी के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा था, और वो इन्हें माफ़ करके एक बार फिर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर चुकी थी। जबकि मेरे शौहर ने मुझे मेरे ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। मैं जब अपने मैके आई तो वहाँ भी मुझे लान-तान किया जा रहा था कि मैं कैसी बदबख्त औरत हूँ जिसने अपने शौहर के होते हुए भी अपने जेठ पर नज़र रखी। मेरे माँ-बाप ने बहुत वक़्त तक तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं किया। एक रात एक गौएँ एक रात एक जुआरी के साथ मुझे ब्याह दिया। शादी तो मेरी हो गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। मेरे शौहर का एक बेटा था जिसकी कफ़ालत के लिए मुझे रखा गया था, जबकि मेरा खुद का शौहर एक नशई था। उस जुआरी को भी नशे लगा था। नशई सा था खुद एक, और जुआरी भी था जिसने कभी मेहनत ना की थी और ना ही हलाल का, जबकि मेरा शौहर हमेशा मुझे हिलाल खिलाता था और प्यार और मोहब्बत से रखता था। यही अंजाम होता है ज़िना करने वालों का। जो शख्स अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करता, उसके बनाए हुए असूलों की पासदारी नहीं करता, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है।